जब आप इस तरफ आते हैं जैसे सिविल की तरफ या ब्यूरोक्रेसी की तरफ, तो आपको ये होता है कि आपको जीएस का बहुत बेहतर ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ कहीं न कहीं मैथ का और भाषा का जो प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बेस अच्छा रखे हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों पर आपकी पकड़ होती है। और जो इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा होती है सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु पिता सब कुछ एक ही व्यक्ति अगर एक ही पद पे हो तो कहीं न कहीं विकास की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर हूँ प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थी के पास। इस समय मैं हूँ अयोध्या से लगभग 35 किलोमीटर दूर मया बबुआपुर एक गाँव पड़ता है। यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हैं पंडित नारायण शिवम जी, जो सप्लाई इंस्पेक्टर पर चयन हुआ है। लोअर पीसीएस 2019 का भी रिजल्ट आया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पारिवारिक परिवेश क्या है, जर्नी क्या है और इनका मोटिवेशन कहाँ से मिला है, ये सारी चीज़। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आपको सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। पारिवारिक परिवेश में जैसे कि ग्रामीण परिवेश से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, तो मोटिवेशन सब कुछ यहीं से मिलता है। क्योंकि नहीं, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और किन किन लोगों का योगदान आप मानते हैं? देखिए, योगदान में सबका थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं। सबसे पहले तो मैं इस घर में जहाँ मेरे पिताजी माताजी, ठीक है, श्री संतोष तिवारी जी चाणक्य जी, इनका बहुत योगदान रहा है। मेरे बाबा जी जो खुद अध्यापक रहे हैं, श्री तालुका प्रसाद तिवारी जी, बड़े पिताजी, सबका और संपूर्ण जितने भाई बहन सबका कहीं न कहीं कुछ न कुछ योगदान शिक्षा में रहा है। और मोटिवेशन के तौर पर ये मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, यहाँ कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत पड़ती है आपको। हर परिस्थिति में आप सीखते यहीं से हैं, सब कुछ यहीं आपको मोटिवेशन मिलता है और यहीं से आगे बढ़ने की जो है इच्छा मन में सबकी जागृत होती है। तो इसलिए मैंने सब कुछ जो भी सीखा सब यहीं अपने परिवार में, अपने पिता से, बड़े पिता से, माँ बाप से, भाइयों बहनों से, बाबा से, सबसे ही सीखा। गुरुओं का भी कहीं न कहीं हर माध्यम में कुछ न कुछ योगदान रहा, मित्र यार दोस्त सबका भी। तो कहीं न कहीं सबका थोड़ा बहुत योगदान जीवन में रहा है। उन्हीं सब के माध्यम से, उन्हीं सब की इच्छाओं से, शुभकामनाओं से आगे बढ़ा हूँ भविष्य में, और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहूँगा जीवन में। देखिए, आपका ग्रामीण परिवेश रहा, नो संदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ बैठा हूँ गाँव में मैं। आपका एजुकेशनल जर्नी क्या रही है? शैक्षिक जो है, आपने पढ़ाई लिखाई आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? और ये सफ़र, अब तो आप सप्लाई इंस्पेक्टर आज की डेट में बन चुके हैं, इसके बाद अभी आपका सफ़र जारी रहेगा जैसा आप बता रहे थे। आपका पूरी जर्नी के बारे में ज़रा थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है यहीं मेरे गांव से ही लगभग 4-5 किलोमीटर दूर मया बाज़ार है, तो यहीं एक कॉलेज था, मतलब इंटर कॉलेज था, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई हिंदी माध्यम में। उसके बाद गोसाईगंज में जाके हमने इंटर और हाई स्कूल किया। फिर यहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन 2016 में पास आउट किए हैं। तो यहाँ से थोड़ा माध्यम में बदलाव हुआ, क्योंकि आप बीएससी था मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का, तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हुई, थोड़ा मुसीबतें भी आई सीखने में लैंग्वेज को, तो इसीलिए थोड़ा 1 साल अल्टरनेट मुझे लग गया भी। तो हमने 2016 में फाइनली ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ के माहौल में ढल गए। फिर वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की आप जानते हैं अच्छा खासा माहौल है, तो धीरे धीरे वहीं से परिवर्तन आया जीवन में, और हमारे भी मन में इच्छा जागृत हुई कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सोचा जाए। तो वहीं से लगभग मोटिवेशन मिला है, और सहयोग भी आसपास के लोगों से मिलता रहा, जानकारियाँ भी मिलती रही हैं, तो सब कुछ वहीं से लगभग मान चलिए आप। और थोड़ा जिसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ने के कारण हुआ ये कि थोड़ा चीज़ों को जानने में समय लग जाता है, या आप कह सकते हैं कि निकलने यहाँ से, जैसे यहाँ से निकलिए आप वहाँ जाइए तो 1-2 साल ढलने में लग जाता है, पर यह है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। देखिए, आप लोअर पीसीएस में चयन हुआ, शायद इसका कुछ पैटर्न करीब 80% तो आपका एसएससी सीजीएल से मिलता है आपका। हालांकि कुछ प्रश्नों में प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये बताइए, आपने शुरुआत कहाँ से किया था? आप सिविल में सीधे आपने एंट्री किया कि इसके पहले आपने शुरुआत कहाँ से किया था? नहीं, सिविल में सीधा नहीं एंट्री की हम। सबसे पहले जैसे बैकग्राउंड बीएससी रहा, तो मैथ और साइंस का थोड़ा मेरे अंदर, जैसे सबके अंदर होता है, जब बैकग्राउंड जैसा हो उसी हिसाब से आपकी एबिलिटी होती है। तो शुरू में मैंने एसएससी ज्वाइन किया, सीजीएल के लिए 2 साल पढ़े। उसके बाद थोड़ा 2 साल बाद, जैसे 2017 के बाद लगभग थोड़ा सा सीजीएल में बदलाव हुआ 1-2 साल के लिए, तो हम लोग उसके बाद टर्न हुए। तो 2018 से प्रॉपरली मान के चलिए हम लोग मतलब सिविल की तरफ धीरे धीरे बढ़े हैं। तो खूब उसके लिए अलग से नहीं पढ़ा, उसी पैटर्न पे जो पढ़ा था तो उसी में पढ़ना, सिलेबस सबका वही है लगभग, बस थोड़ा आप चेंज करते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं, थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। वो जैसे 1 लाइनर से उठकर आपको स्टेटमेंटल की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसी से हम लोगों ने, जैसे एसएससी, मगर आप पूछें तो
बैकग्राउंड एसएससी सीजीएल था। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद हम लोगों ने किताबों को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे फिर इस तरफ मतलब मुड़ गए यूपीएससी या यूपीपीएससी की तरफ। अभी फिलहाल यूपीएससी नहीं दिए हैं, लेकिन यूपीपीएससी दिए हैं, निकला नहीं अभी। मूड बन रहा है आप? हाँ बिल्कुल, समय भी मिलेगा और थोड़ा अपने डिपेंडेंट भी रहेंगे तो कोशिश रहेगी यूपीपीएससी देने का 1-2 बार। अच्छा ये बताइए कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करते करते आप मूड हो गए इधर की तरफ से, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस रहा उधर। ये बताइए कि उसके जो प्रश्न होते हैं सीजीएल एसएससी में और लोअर पीसीएस में प्रकृति में क्या अंतर होता है? देखिए बहुत अंतर पड़ता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स है, तो मान चलिए आप उसमें जीएस का रोल सिर्फ प्रीलिम्स तक का है। मेंस में आपको मैथ और अंग्रेजी का बेस्ट ज्ञान, मतलब बहुत बेहतर ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन अब जब आप इस तरफ आते हैं, जैसे सिविल की तरफ या ब्यूरोक्रेसी की तरफ, तो आपको ये होता है कि आपको जीएस का बहुत बेहतर ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ कहीं न कहीं मैथ का और भाषा का जो प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आप उस क्षेत्र में मेहनत किए रहते हैं तो आपके अंदर क्षमता होती है चीज़ों को बेहतर समझने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेंदी सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लेते हैं, तो आपकी हैबिट बन जाती है उन चीज़ों को पढ़ने के बाद, आगे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका अगर बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कोई ऐसा नहीं, सब कुछ आसान होता है अगर आप पढ़ते हैं तो, लेकिन एक मोटिव मिलता है अगर आप उस तरह से बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता और बेहतर लोगों की अपेक्षा बेहतर होती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने सीजीएल दिया है? हाँ। पहले दिया है? 2 अटेम्प्ट दिया है आपने? हाँ 2 अटेम्प्ट दिया है? नहीं, एक अटेम्प्ट दिए हैं 2017 में। उसके बाद 2018 में एग्जाम नहीं हुआ, तो उसके बाद 18 से 19 के बीच में नहीं हुआ। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? को इसी में करना पड़ा जो करना पड़ा। एसएससी से आने के बाद इसी तरफ घूमे हैं, तो लगभग मान चलिए मेरा पहला ही प्रयास था लोअर का। 2019 में हुआ है 2 साल, उसके बाद लॉकडाउन लगा, इसीलिए रिजल्ट आने में या इन सब प्रक्रियाओं में थोड़ा देरी हुई। प्रीलिम्स तो हो गया था मतलब सितंबर 2019 में ही, और एक लॉकडाउन के कारण 2021 में जाके कराया गया मेंस, फिर डीबी वगैरह सब कुछ, तब फाइनल आते थे 2022 लग गया। अच्छा बताइए, आपका पारिवारिक परिवेश, अब तो पिताजी से भी बात करेंगे हम, आपका थोड़ा वो राजनीतिक भी रहा है थोड़ा सा, और राजनीतिक भी रहा, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके यहाँ रहा ही, कि कैसे आप राजनीति की तरफ कोई आपका झुकाव नहीं हुआ? नहीं, राजनीति की तरफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा समाज, मतलब इस तरह के समाज से थोड़ा सा पहले से ही अलग था। जो सोशल लाइफ है मेरी थोड़ा पहले सीमित थी, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में आप सोशल लाइफ को ले आएंगे तो थोड़ा पढ़ाई को आप लेकर उतने अवेयर नहीं रह सकते। बाकी राजनीतिक बैकग्राउंड पिताजी की वजह से जो है अभी भी उनका है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से सीखा हूँ, पर कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया राजनीति में। पिताजी का कितना आपको सहयोग मिला? तो राजनीति में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था? नहीं, पूरा सहयोग मिला है, उन्हीं लोगों को योगदान है, सब कुछ उन्हीं लोगों का आशीर्वाद। हमारा कर्म क्या है, सारा कर्म तो उन्हीं लोगों का है। अब हमारा कर्म शुरू होगा, उन्हीं के कर्मों से, उन्हीं लोगों के कर्मों से जो भी मिला हमको मिला है, तो सब योगदान उन्हीं लोग का है, पूरे परिवार का, सबका। पढ़ने में कैसे छात्र रहे हैं आप? एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपकी है, जो कि एकेडमिक जो आपकी शिक्षा दीक्षा रही है, किस स्तर के छात्र रहे? एकेडमिक में तो बहुत मेधावी तो नहीं था, लेकिन ये था कि जैसे टॉप अगर आप उठाएंगे तो 10 to 15 के बीच में रहता था, इतना भी पीछे भी नहीं था। आप मान चलिए टॉप 20 के अधीन आ जाता था, तो बहुत मेधावी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हाई स्कूल इंटर ज़्यादा परसेंटेज आया नहीं। ग्रेजुएशन भी मेरा लगभग 65 के आसपास है, हाई स्कूल थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ ग्रेजुएशन में क्या कहते हैं जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 2nd डिवीज़न है ग्रेजुएशन। तो बहुत मेधावी नहीं रहा हूँ, पर मेहनती ज़रूर था। मेहनती थे, मेहनत के बल पे आपने लिया। अच्छा ये बताइए, कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? कोचिंग देखिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका जो अध्यापक का पर्सनल इंटरेक्शन होता है जब भी आप पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल के में ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, कंटेंट सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, कि ये जो आप टीचर के अनुभवों से सीखते हैं, अध्यापक से, कहीं ना कहीं वो सब कुछ सीख के आपको छांट के अच्छी चीज़ें सिखाता है। और ये सब आज से नहीं चल रही, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। तो शिक्षा को क्या करते हैं आप, पहले खुद वो लोग ग्रहण करते हैं, फिर उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आप तक वही पहुंचाते हैं जो ज़रूरी होता है। तो इसलिए अध्यापक का सबसे ज़्यादा योगदान आप मान सकते हैं मार्गदर्शन में एक टीचर का जरूर होता है। जब आप ये बताइए, एक सोशल मीडिया पर बहुत सी सामग्री इस समय है, आपका यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया इस समय बहुत प्रभावी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज का जो प्रतियोगी छात्र तैयारी जो कर रहे हैं, कितनी उससे हेल्प मिल सकती है? देखिए, इसका मैं इस समय तो मैं मानता हूँ बहुत योगदान है, क्योंकि
अब शिक्षा का जो पहुंच है शिक्षा की हर जगह तक पहुंच चुकी। नहीं तो आपको एक विशेष जगह पर जाकर माहौल बनाकर तैयारी करनी पड़ती थी। अब ये जो कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध है तो ये इससे क्या होता है कि आपको बहुत कम मतलब और जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है या जो दूर जाकर नहीं रह सकता है वो भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन इससे सावधान रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो है तो अच्छी चीज़ पर उसके भ्रामक ज़्यादा भ्रामक ज़्यादा है, बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा है उसमें। आपको ये ध्यान देना होगा, आपको ये ढूंढ के निकालना होगा कि मतलब क्या मेरे लिए बेहतर है उनमें से। तो ये ध्यान देंगे तो ये शिक्षा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। अच्छा, बेस कितना काउंट करता है? आप यूपी बोर्ड के रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के रहे नहीं, सीजीएल की आपने तैयारी किया, सफलता तो हालांकि यहाँ पे आपको मिली। आपका बेस का कितना आप मानते हैं बेस कितना महत्वपूर्ण होता है आदमी के लिए? देखिए, बेस तो महत्वपूर्ण सबके लिए होता है। आप जिस ट्रेंड से जाते हैं आपका जो भी बेस रहा हो वो सब महत्वपूर्ण होता है। बेस ये निर्धारित करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो अगर आप बेस अच्छा रखे हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ चीज़ों पर आपकी पकड़ होती है। और जो इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा होती है सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दिमाग उस समय ज़्यादा भ्रमित होता नहीं है, तो क्षमता भी ज़्यादा होती है चीज़ों को ग्रहण करने की। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो दिमाग की क्षमता कम होने लगती है क्योंकि ज़्यादा कुछ भर लेते हैं आप जीवन में। तो इसीलिए मुझे लगता है बेस सबका महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक सवाल और इस समय सबसे ज्वलन सवाल है कि सरकारी नौकरी सबको संभव नहीं, पद बहुत सीमित हैं और चाहिए सबको। तो क्या आज के समय में प्लान बी लेकर चलना क्या उचित है? प्लान बी के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, रख भी सकते हैं प्लान बी और ज़रूरी भी है क्योंकि ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि हमको ये मिलेगा। तो अगर आप प्लान बी रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि सरकारी नौकरी तो ये भी सच है कि सबको तो नहीं मिल सकती क्योंकि पद सीमित होते हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करिए, इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष नहीं, किसी वर्ष तो आपका नंबर होगा तो आप बन सकते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए तो हो जाएगा सबका। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा सब आपकी रुचि और कहीं भी है? नहीं, रुचि थोड़ा बहुत रहती है स्पोर्ट्स वगैरह में और लेकिन वो सब छूट गया तैयारी। अब जो चीज़ आपने बताया यहाँ खिला के दिखा नहीं सकते हैं और कोई रुचि होती है। चलो ठीक है, स्पोर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और बता दें कि किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? आप अभी सिविल के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मेरी पसंद ब्यूरोक्रेसी ही है। मुझे यहीं रहना और कहीं नहीं जाना, अपने प्रदेश में, अपने देश में। मज़ेदार पोस्ट मिल गई आपको? हाँ, मज़ेदार ही है। जो भी मिला है पोस्ट, जो भी हमको मिला है पूरी ईमानदारी से लगता के साथ किया जाएगा भविष्य में और आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट इसी क्षेत्र में है ज़्यादातर। अच्छा, अंत में एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत सी चीज़ों को तो आप दूध पी गए, जैसे आपकी गलती नहीं, चूँकि आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा, प्रश्न बनता ही नहीं था। भाई आप कहीं असफल रहे होते तो असफलता का भी हम करते, भैया आप क्यों असफल रहे? आप सफल ही हो गए तुरंत। ग्रेजुएशन आपने किया 2 या 4 साल बाद आप? नहीं, ऐसा नहीं है, 6-7 साल हमने भी किया है। और प्रतियोगी छात्रों के लिए 5-6 साल बहुत मायने रखता है। हर एग्ज़ाम से लेकर ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लेकर के यहाँ तक आया गया है। तो हर एक सोच रहती है कि संघर्ष ऐसा नहीं है नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है कि जो मैं मिल गया जो मुझे, इसके लिए उतना नहीं एफर्ट किया हूँ। मेरा पहला प्रयास था और उस हिसाब से मैंने मेहनत कर दी कि मुझे मिल गया। आगामी जो मैं सोचा हूँ शायद उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़े क्योंकि अब इससे और अच्छे लोगों से मेरा सामना। पहले प्रयास को अंतिम प्रयास समझना चाहिए आदमी को, यही सोच के तैयारी करनी चाहिए। देखिए, पहला प्रयास बहुत बेहतर होता है क्योंकि आप पहली ताकत एक बार में जो लगा सकते हैं वो दूसरी बार में उतना अच्छे से नहीं लगा सकते। तो अगर पहले में हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो दूसरे तीसरे में तो होता ही है, समय लगेगा पर मिलेगा सबको। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, लास्ट में एक मैसेज कर दीजिए आप जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं जो आगामी भविष्य में सरकारी नौकरी की तलाश में है या उसको प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आप अगर जब भी तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर विश्वास करना सीखिए। थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि ये चीज़ें इतना आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। तो आप अपने पे भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रख कर चलिए और भ्रामक चीज़ों से बचिए। बस यही सफलता का स्रोत है और कुछ नहीं। पंडित नारायण शिवम जी थे आपने सारी चीज़ों को बता दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि लास्ट में हम कुछ कह सके। इनका कहना यह है कि पहले प्रयास में ही हो जाए बेहतर हो, पूरी ताकत लगाने देना चाहिए। टाइम ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा भी न निकलने पावे, तो इसलिए
आदमी को ये चाहिए कि पहले प्रयास को ही अंतिम प्रयास समझ करके पूरी मेहनत करें। ढेर सारी शुभकामना। शिवम जी, सिविल की तैयारी तो कर ही रहे हैं? नहीं, करेंगे भविष्य में, आगामी में पीसीएस बनने की चाह है तो आगे भी करेंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामना एक बार फिर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय पंडित नारायण शिवम जी, जिसका अभी साक्षात्कार चल रहा था, उनके पिताजी बैठे हैं, संतोष तिवारी जी। इनको चाणक्य कहा जाता है अब जिले में, और अभी तक इनको चाणक्य ही लोग जानते हैं। आज इनका नाम हमको पता लगा, संतोष तिवारी जी भी पूछा तो नाम है। ये बताएं कि आप तो राजनीति से भी जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाओं भी तमाम जुड़े हैं, बहुत संस्था आप चला भी रहे हैं। ये बताएं कि बच्चे को इस सर्विस की तरफ, नौकरी की तरफ जाने के लिए कैसे आपने मोटिवेशन दिया? देखिए, हमने अपने जीवन में 4 चीज़ का विशेष महत्व दिया। नंबर 1, देखिए, जब हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी नारायण का मंदिर घर पे बना हुआ है, और पिताजी, हाँ, जैसे तकदीर वाली बात होती है, करोड़ों लोगों को कहीं एक, जैसे हम हैं, इन करोड़ों लोगों को ऐसी तकदीर मिलती है, क्योंकि हमारे पिता भी वही हैं, संरक्षक भी वही हैं हमारे, और प्रारंभिक गुरु भी हमारे वही हैं, क्योंकि वो प्राइमरी में अध्यापक थे। तो गुरु, पिता, सब कुछ एक ही व्यक्ति अगर एक ही पद पे हो तो कहीं न कहीं विकास की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। ये अच्छा, कुछ पारिवारिक व्यवस्था भी ऐसी होती है, संस्कार कुछ ऐसे होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है ये सब चीज़ें। वरना हम लोग तो बेरोज़गार आदमी, तो कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी हमारी, थी बच्चों को इस तरीके से ले जाने के। 2 भाई हैं हम, और 2 भाइयों के बीच में 9 बच्चे, यानी 9 ग्रह, 4 बेटी 5 बेटे। तो 9 ग्रह हमारे पास थी। 9 ग्रह में से 3 ग्रह हमने पार कर लिया। 3 ग्रह जो है, 3 क्या 4 ग्रह हमने पार कर लिया। 2 बेटियों की शादी वगैरह हो गई, वो भी अच्छे परिवार से हैं, और सब नौकरी और भाटा से वो भी बिलोंग करती हैं, सब पारिवारिक। एक बेटा है, वो भी ईश्वर की कृपा से, बड़ा बेटा जो है वो भी आपके दर्शन नगर मेडिकल में है कार्यक्रम, तो कुछ उनका भी सहयोग। और सबसे बड़ी भूमिका जो हमारी थी, वो हमारे रिश्ते में भांजे लगते हैं श्री एन प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, जो कि यहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक। और ये मान के चलिए कि अगर उनका सहयोग न होता तो शायद हमारा परिवार इस स्थिति में नहीं होता। हर प्रकार से उन्होंने आर्थिक सहयोग हमारा किया। आर्थिक सहयोग क्या कि हम जैसे सुबह 5 बजे उठते थे उनके यहाँ, और 25 साल से उनके साथ हैं। 5 बजे उठते थे और रात 1 बजे तक जनता सेवा करते थे, उनके कहने के अनुसार, उनके कहने पर जन सेवा करते थे। उन्होंने एक ही शब्द हमको, चाणक्य नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। चाणक्य नाम जो पूरे आज प्रदेश में लगभग हमको हर पार्टी के लोग जानते हैं कि चाणक्य, जैसे चाहे वो योगी जी हों, आज मौके पर वो भी जानते हैं हमको, क्योंकि मैं कई बार गोरखपुर भी उनके साथ कई बार मुलाकात हुई है। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो बहन मायावती जी हों, कोई भी हो, सारे लोगों के साथ चाणक्य नाम अक्सर, क्योंकि चाणक्य उत्तर प्रदेश में एक अकेला ही है, कोई दूसरा चाणक्य आता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कैसे समय दे पाते थे? इतना संस्था, इतने राजनीतिक रुचि भी है, आप संस्थाओं को चला रहे हैं, लेकिन बच्चों को समय कैसे याद दे पाए थे? बच्चा आपका कामयाब हुआ? बच्चों का जो समय देता था वो श्री तिवारी जी के ही कृपा से हो पाता था। वो कि जैसे महीने में 2-3 दिन की छुट्टी अक्सर उनसे लिया करते थे, तो इलाहाबाद जाने के लिए, और वो व्यवस्था करते थे, तमाम आर्थिक व्यवस्था। और रही बात फ़ोन पे बात उनसे भी, चूँकि फ़ोन हम एक ही सिद्धांत बनाए हैं कि विधानसभा प्रतिनिधि भी रहे हैं हम गोसाईगंज के, उनके ज़माने में। तो हमारा एक सिद्धांत था कि मैं फ़ोन कभी, हमारा फ़ोन कोई पूरी विधानसभा का एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा फ़ोन नहीं उठा। हम फ़ोन उठाते थे, चाहे वो 1 बजे रात को करे, चाहे 2 बजे रात को करे, चाहे 3 बजे रात को करे, यानी 24 घंटे में कभी मिस कॉल हमारी मोबाइल पर नहीं आया। मैं हमेशा फ़ोन उठाता था। अच्छा, 24 घंटा। अच्छा, एक आप जो है एक मैसेज कन्वे करती है जो अभिभावकों के लिए, किस तरह बच्चों को जो है किस तरह ध्यान दें, उनके बारे में 2 शब्द आप बताएं। उनके बारे में 2 शब्द नहीं, काफ़ी शब्द हैं उनके लिए। इतने शब्द हैं कि जैसे एक बार मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, एक ब्राह्मणों के गांव में मैं गया था, तो वहाँ के बुज़ुर्गों ने हमसे कहा कि कुछ बच्चे उनके ताश खेल रहे थे, और बुज़ुर्गों ने कहा कि भैया अगर कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, जैसे चाणक्य परिषद संगठन उस समय चला रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि कुछ इन लोगों को शिक्षा दीजिए। तो हमने कहा मान्यवर, शिक्षा तो हम इनको भी देंगे, लेकिन सर्वप्रथम शिक्षा आपको दे दें, कमी आपकी है।
वो 22 साल के हो गए हैं। बुलाया मैंने बच्चों को भी, मैंने कहा वो 22 साल का आपका बच्चा हो गया, 22 साल में कभी आपने ये सुबह से लेके शाम तक उससे कहा कि बेटा सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, स्नान करो, सब कुछ करके अपने कर्म पर ध्यान दो, कभी आपने कहा? कि नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। तो हमने कहा जब आप 22 साल नहीं कह पाए इस चीज़ को, उनको आध्यात्मिक रूप में नहीं ले जा सके, अपने ब्राह्मणत्व के या अपनी व्यवस्था के, अपने हिंदुत्व के ऊपर नहीं लेके जा सके, अपने धर्म के अनुसार नहीं लेके जा सके, तो उनका कर्म कैसे सुधरेगा? तो कमी तो आप में भी है ना। तो आप 22 साल नहीं सुधार सके तो मैं 5 मिनट में उनको कैसे सुधार सकता हूँ? तो बच्चों ने बड़ी ताली बजाई उस बात को लेकर के। लेकिन फिर बच्चों पे हम आए तो बच्चों से मैंने कहा कि देखिए जो भी है, आज मैं भी हूँ तुम्हारी उम्र का ही हूँ, आज के 10 साल पहले की बात है, मैं भी तुम्हारी उम्र का ही हूँ, अभी से भी सीख जाओ, न कुछ करो तो 4 चीज़ अपने जीवन में उतार लो। क्या? पूजन शंकर जी का, दर्शन हनुमान जी का, और सेवा गौ की, बंदगी ब्राह्मणों की। ये 4 चीज़ अपने जीवन में उतार लो तो कभी असफल नहीं हो सकते आप, हर कीमत पे। और शायद मैंने अपने सारे बच्चों को यही शिक्षा दी, और इसी शिक्षा के आधार पे आज जो हमारे बच्चे आज पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, जहाँ भी जाता हूँ, जो मेरे बच्चों को देखता, मेरे बच्चों को जानता है, वो ये कहता कि वास्तविक में संस्कार आपके बच्चों में है। बस यही 4 चीज़ मैंने उनके जीवन में उतारने का प्रयास किया, और हर व्यक्ति के लिए यही करता हूँ। हमारे सामने इतने बड़े गांव में वैसे लोग, तमाम लोग हैं ऐसे कि जो नशा पत्ती भी करते हैं, लेकिन जब हम सामने पड़ जाते हैं तो नशा छोड़ देते हैं उतनी देर के लिए। तो इतने काफ़ी है हमारे लिए, इतने काफ़ी है। अयोध्या दर्पण से बात की, इसलिए धन्यवाद आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर करें कि आप भी आगे विकास करें, आगे बढ़ें, और ऐसे सारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, आप बराबर चलते रहें। धन्यवाद।